मार्केट को समझ रहे हैं। मार्केट हमने थोड़ा समझा भी किस तरह से कि एक प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर के बीच में इंट्रैक्शन होता है, उनके बीच में इंटरचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो बिल्ट होते हैं। हमने इतना समझा। फिर हम ये हमारे सोशल एस्पेक्ट थे। फिर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है, फिर कंजम्पशन प्रोसेस होता है, और इन सारे प्रोसेसेस के अंदर भी हमारे सोशल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ठीक, इतना हमने देखा। अब हमें देखना है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। मार्केट जो हमारा टर्म है उसमें हमारे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं और वो क्या कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, है ना। एक मार्केट के अंदर उसके सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं और कल्चरल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सोशल एस्पेक्ट्स और कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी मार्केट के, वो कंट्रोल्ड होते हैं किस मतलब कुछ चीज़ों से। जैसे कि हमारे कुछ सोशल ग्रुप्स हैं, या हमारा कास्ट ग्रुप है, या हमारे कुछ क्लास ग्रुप्स हैं, उससे कंट्रोल होती है हमारी मार्केट। अब किस तरह से आप वो सोचो कि कोई भी मार्केट है वो किस तरह से कंट्रोल हो सकती है, एक कास्ट सिस्टम से, एक सोशल ग्रुप, हमारा कुछ भी ले लो, रिलीजन से। अब आप सोच के देखो, कोई भी रिलीजन से कोई मार्केट कंट्रोल हो सकती है, या किसी भी क्लास से कोई मार्केट कंट्रोल हो सकती है? बताइए। आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, तो मेरा क्या आंसर है? यस, होती हैं। अब उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप दिल्ली में हो अगर, ठीक, अगर आप दिल्ली में हो तो आपने मार्केट सुना होगा सरोजनी। अगर आप दिल्ली में नहीं हो, आप कहीं और रहते हो, यूट्यूब पर बहुत बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इनके हॉल्स करते रहते हैं, है ना। सरोजनी हॉल सब करते रहते हैं, ठीक। तो सुना ही सुना होगा। ये किस तरह की मार्केट यहाँ दिखाया जाता है कि आपको 100 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ तक की चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। अफोर्डेबल आइटम्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या है यहाँ पर, ये जो मार्केट है वो किस तरह से कंट्रोल हो रही है? क्लास से। कैसे? देखो, यहाँ जो लोअर क्लास है, अब हमारा जो क्लास का स्ट्रैटम होता है वो किस तरह से होता है? अपर, मिडिल, ठीक है, और लोअर, ये हमारा स्ट्रैटम होता है। अब यहाँ जो मैंने बताया कि 100 से लेके 1000 रुपए तक आपको चीज़ मिलेगी, तो ये क्लास से किस तरह से कंट्रोल हो रहा है? यहाँ आएंगे तो मोस्टली ये लोग अफोर्डेबिलिटी, 100-200 रुपए में ब्रांडेड कपड़े जो भी क्लेम होते हैं, या ब्रांडेड नहीं है सो कॉल्ड, बट फिर भी चीज़ें मिल रही हैं, अफोर्डेबिलिटी यहाँ दिख रही है कि 100-200 रुपए में आपको जैकेट मिल रहे हैं, स्वेटर्स मिल रहे हैं। तो क्या होगा? लोअर कास्ट के लोग हमारे आएंगे यहाँ, लोअर क्लास के लोग, और यहाँ से परचेज करेंगे, ठीक। वहीं यहाँ पर अपना एक स्टेटस अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए अब कोई 3-3 हज़ार का, 5-5 हज़ार का रोज नहीं परचेज करेगा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है अगर वो, तो वो 5,000 का शर्ट तो रोज परचेज नहीं करेगा। तो क्या करेगा? वो भी इस मार्केट में जाएगा, और यही 200 से 300 400 रुपए का कुछ भी, जो भी उसको वियरिंग आइटम चाहिए, चाहे वो उसका शॉर्ट्स है, या उसका शर्ट है, या उसका स्कर्ट है, कोई भी, वो यहाँ से परचेज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाएगा क्या? वो स्टेटस अपग्रेड, है ना। तो इस तरह से देखा हमने कि एक जो क्लास है किस तरह से कंट्रोल कर रही है एक मार्केट को। इसी तरह से अब हम इस पर ना जाकर हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं अपना लोकल मार्केट, ठीक। आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, एक आपका पॉश एरिया है, ठीक है, और एक आपका स्लम एरिया या फिर बैकवर्ड एरिया है। इनके अपने अपने लोकल मार्केट्स होते हैं, ठीक है, अपने अपने लोकल मार्केट्स होते हैं हर एरिया के। आप जिस एरिया में भी रहते हो, आगे मेन रोड पर कुछ ना कुछ बाजार लगता ही लगता है। तो क्या होता है लोकल मार्केट्स में?
जो इनका लोकल मार्केट है और जो इनका लोकल मार्केट है, इसके प्राइसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अलग होंगे। अब कोई पॉश एरिया का बंदा स्लम एरिया से जाके शॉपिंग करेगा, नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ही वहाँ नहीं मिलेंगी। उसको जो क्लोथिंग आइटम चाहिए, उसको जो फुटवेयर चाहिए, वो उसको इस एरिया में मिलेगा ही नहीं। और जो स्लम एरिया के मार्केट है, ठीक है, वहाँ के जो सेलर्स हैं वो इस तरह का सामान ही नहीं रखेंगे। आप किसी मार्केट में जाओ, ठीक है, आप किसी स्लम एरिया के मार्केट में जाओ या बैकवर्ड एरिया के मार्केट में जाओ, अब आप वहाँ जाके उनसे कुछ अच्छी क्वालिटी का कुछ डिमांड करोगे तो वो क्या बोलेंगे, अरे हम ये सामान यहाँ नहीं रखते हैं। लोकेलिटी के अकॉर्डिंग हमें सामान रखना होता है। जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का सामान वो खरीदेंगे हमसे, हम उसी तरह का सामान रखते हैं अपने पास, ठीक है। उनके आंसर्स आपको ये मिलेंगे। तो देखा हमने किस तरह से कि क्लास जो है कंट्रोल कर रही है मार्केट सिस्टम को। इसी तरह से जैसे सोशल अदर ग्रुप्स में हम गए तो हमने एक एग्जांपल लेते हैं रिलीजन, ठीक है। अब हम सब जानते हैं जो हमारे लोकेलिटीज़ होते हैं, ठीक, तो कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी की होती है, कहीं कहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी की मेजॉरिटी होती है लोकेलिटी में, है ना, ठीक है। इसी तरह से सिख कम्युनिटी का अलग से अपनी कॉलोनी होती है, अलग अलग रिलीजन के अपने अपने कॉलोनीज होते हैं, है ना। तो इनके मान लीजिए इनके लोकल मार्केट्स हैं। अब सिख कम्युनिटी में कोई जाकर नकाब, ठीक, या फिर स्कार्फ, या बोलें इसको क्या बोलते हैं, हिजाब, ये सब सेल करेगा तो उसकी वहाँ सेल होगी। सिख कम्युनिटी में जाके कोई बुर्का, हिजाब, इनको सेल करना चाहेगा तो उसकी सेल इतनी होगी जितनी वो एक्सपेक्ट करना चाहता है कि हो, नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी। वही सोशल ग्रुप्स और जो हमारे क्लास है वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। जब वो लोग ये चीज़ पहनते ही नहीं हैं तो वो क्यों खरीदेंगे, फिर वो उस मार्केट को छोड़ के दूसरी मार्केट में जाएंगे जहां उनको अपने पहनने की चीज़ें मिलेंगी, है ना। अगर वो सूट पहनते हैं तो उनको सूट खरीदना है तो वो दूसरे मार्केट में जाके खरीदेंगे। अगर वो जीन्स पहनते हैं, उनको जीन्स खरीदना है तो वो दूसरी मार्केट में जाके खरीदेंगे। तो इस तरह से जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि जो एक मार्केट प्लेस है वो कंट्रोल होती है सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स की वजह से। और वो सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स कौन से हैं, हमारे सोशल ग्रुप्स हैं, हमारा कास्ट सिस्टम है, हमारे क्लास सिस्टम है, ठीक, इतना। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने समझ लिया, इंट्रोडक्शन हो गया, मार्केट क्या है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं मार्केट को, है ना, और उनके सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशल एस्पेक्ट्स में क्या होता है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में क्या होता है। इतना हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया। अब हमें देखना है कि मार्केट किस तरह की होती है ना, या उसके क्या टाइप्स हैं। तो हमारा एक वीकली मार्केट दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, और एक ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी। अभी हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, है ना। अब इंडियन सोसाइटी है तो वो हमारा कहाँ से चल रहा है, हमारा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यहाँ से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो उस टाइम की या उससे थोड़ा टाइम पहले या थोड़ा टाइम बाद, अब वो टाइम कौन सा, 1947 से क्या चल रहे हैं, या तो बिफोर में चल रहे हैं या आफ्टर में चल रहे हैं, है ना, ये चीज़ है। तो अभी हमें वीकली मार्केट समझना है। वीकली मार्केट वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो रही है, हर शहर में अपनी एक वीकली मार्केट अलग अलग एरियाज में लगती है। हम सुनते हैं संडे मार्केट है, आज मंडे मार्केट है, फ्राइडे मार्केट है, ट्यूसडे मार्केट है। और अगर हम थोड़ा सा और बैकवर्ड एरियाज में जाएं तो वो किस तरह से जुमा बाज़ार बोलते हैं, मंगल बाज़ार बोलते हैं, बुध बाज़ार बोलते हैं। इस तरह से वीकली मार्केट्स हमारे लगते हैं। अभी हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे एक बॉक्स में,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखना, जब भी आप एनसीईआरटी रीड करोगे, ये लेक्चर्स तो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक बार खुद से एनसीईआरटी को रीड करने की, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें जो साइड में या बीच में बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दिया है ना, वो स्किप नहीं करना है, वो भी अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि क्या हुआ था, CUET 2022 में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उन बॉक्सेस के अंदर से, तो आगे भी चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं, तो वो स्किप नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। तो जो मैं आपको वीकली मार्केट का एग्जांपल दे रही थी, तो उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारा धोराई विलेज करके, इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि वीकली मार्केट के लिए एग्जाम्पल कौन सा विलेज दिया हुआ है, धोराई विलेज दिया हुआ है, और कहाँ का है वो, बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ए जेल इन्होंने स्टडी करा था 1982 में, ठीक है। उसमें उन्होंने ये देखा था, उन्होंने धोराई विलेज पे स्टडी करा था, उन्होंने वहां देखा था कि वीकली मार्केट्स लगते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन ट्राइबल एंड हिली एरियाज वीकली मार्केट इज अ ह्यूज ओकेजन फॉर देम। अब जो एजेल ने स्टडी करा तो उन्होंने बताया कि जो वीकली मार्केट थे या वीकली मार्केट जो लगता था उसमें क्या होता था, उसमें ह्यूज ओकेजन मानते थे विद फॉर देम टू इंटरेक्ट विद देयर फ्रेंड्स एंड किन्स। सोशल मीटिंग प्लेस मानते थे वो इस वीकली मार्केट को। वहाँ सामान खरीदना है या बेचना है वो तो बात ठीक है, मार्केट लगने का जो मतलब मेन एम है वो है तो वही कि सामान खरीदना है या बेचना है, वो चीज़ इतनी ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके लिए वो क्या था, मीटिंग प्लेस था, सोशल मीटिंग प्लेस था। वो एक ओकेजन मानते थे जहाँ पर उनको इंट्रैक्शन का मौका मिलता था लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या करते थे वो लोग, पूरे पूरे दिन के लिए अपने घर के काम जल्दी जल्दी कर लिए और पूरे पूरे दिन के लिए वो लोग फ्री होकर उस मार्केट में चले जाते थे और वहाँ बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बातें करते थे, इंट्रैक्शन होता था, ठीक है। तो एक उन्होंने फीचर ये बताया था, किन्होंने, एजेल ने, ठीक है। और फिर देयर इज इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंटरेक्शन, जो अभी हमने देखा कि उनको सामान बेचना और खरीदना तो होता था, लेकिन उससे ज़्यादा वो किस लिए एक्साइटेड होते थे, लोगों से मिलकर बैठकर बातें करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। आगे देखिए। अब बताया कि चेंजेस इन द ट्राइबल मार्केट, कि किस तरह से फिर उस मार्केट में चेंजेस आने लगे, है ना। तो क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे हमने कॉलोनियल पीरियड की बात करी थी, हमने अपना चैप्टर 3 में जब ट्राइब्स डिस्कस करे थे तो हमने एक हेडिंग भी डिस्कस करा था, ट्राइबल डेवलपमेंट वर्सेस नेशनल डेवलपमेंट। तो उसमें हमने डिस्कस करी थी सारी चीज़ें कि किस तरह से कंट्री का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, तो जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं उनको कितना इफ़ेक्ट होता है, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो कितनी इफ़ेक्ट होती है, वो डिप्राइव्ड होते हैं कितनी सारी चीज़ों से, उनसे उनका घर ले लिया जाता है, उनसे उनके फॉरेस्ट ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑक्यूपेशन ख़त्म हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस करी गई हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट क्लियर करे जाते थे रोड बनाने के लिए, रेलवेज़ बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, और जिससे जो ट्राइबल्स होते थे उनका ऑक्यूपेशन ख़त्म हो जाता था। क्योंकि हमने अपने एक्वायर्ड ट्रेड्स जब पढ़े थे ट्राइब्स के, तो उसमें हमने डिस्कस करी थी चीज़ें कि जो इनका एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो ऑक्यूपेशन होता है वो पूरा का पूरा इनका फॉरेस्ट बेस्ड होता है, वहीं पे ये हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन सब कुछ करते थे। तो जब ये फॉरेस्ट क्लियर होने लगे तो उनसे उनका ऑक्यूपेशन चला गया, और वो क्लियर क्यों हो रहे थे, फॉर द सेक ऑफ ये डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर क्या हो रहा था, देखो डिस्प्लेस्ड करा जा रहा था उनको, फिर घर भी नहीं दिए जा रहे थे उनको, उनका ऑक्यूपेशन भी उनसे ले लिया जा रहा था। तो अब उनके पास जो भी फिर उनको काम करने के लिए मिलता था वो काम करते थे। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ थी उसमें चेंजेस आ रहे थे, मार्केट में चेंजेस आ रहे थे। आगे और क्या हो रहा था, नॉन ट्राइबल्स मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉयटेड देम, वो हमने देखा ही था, डिस्कस करा था कि किस तरह से ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करा जाता था, नॉन ट्राइबल्स और मनी लेंडर्स की तरफ से।
क्या होता था, जब उनका ऑक्यूपेशन ही चला गया फॉरेस्ट बेस्ड, तो उनको फिर एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए पैसे चाहिए होते थे। कुछ भी ग्रो करना है तो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ेंगे, सीड्स खरीदने पड़ेंगे, तो मनी लेंडर से पैसा लेते थे। मनी लेंडर्स उन्हें पैसा तो देते थे बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा इंटरेस्ट लगाकर, है ना। तो इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता रहता था। फिर ब्रिटिश टुक ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड सोल्ड देम इन सिटीज़। फिर क्या होता था, जो ट्राइबल पीपल के प्रोडक्ट्स होते थे जो वो मार्केट में सेल करने जाते थे, उनसे तो बहुत सस्ते पैसों में ले लिया जाता था। मान लीजिए अगर वो ज्वेलरी ला रहे हैं, कुछ बैंगल्स बनाकर ला रहे हैं, ठीक है, तो उनसे तो 2 रुपये का परचेज कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स उनको 8 रुपये में, 10 रुपये में बेचते थे ले जाकर। तो उससे क्या होता था, उससे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था कि जितनी उनकी वैल्यू होती थी उन्हें उस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू भी नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही थी उनके साथ, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो इफ़ेक्ट हो रही थी। इसके साथ साथ मार्केट में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। आगे अब बात हो रही है कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होता था वीकली मार्केट में, है ना। ये सारा जो धोराई विलेज का स्टडी है ना, ये हुआ है और इसमें ही सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं ऑब्जर्वेशंस के साथ कि किस तरह से वहाँ पर चेंजेस आ रहे थे और किस तरह से मार्केट में चीज़ें हो रही थी उस टाइम पर, के लोग एक्साइटेड होते थे लोगों से बात करने के लिए, मिलने के लिए, है ना, और प्रोसेस चलता था बाइंग और सेलिंग का, ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करी गई कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होता था मार्केट में। हम सब जानते हैं जैसे कि कोई भी मार्केट है, अगर उसका आउटर पोर्शन में बड़े बड़े हमने शोरूम्स और शॉप्स देखे हैं हमेशा, है ना, और जो मेन रोड पर शॉप्स होते हैं उनका सेल्स भी अच्छा होता है। ये चीज़ है। अंदर अंदर गलियों में थोड़ा थोड़े छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, तो वो लोग भी कोशिशें करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी मार्केट में, हम देखते हैं, है ना। तो इसी तरह से उस टाइम पर भी ऑब्जर्व करी गई चीज़ें कि सेंट्रल जोन होता है कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईलाइटिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच में कोई चीज़ है तो सबसे ज़्यादा दिखेगी, सबसे ज़्यादा बिकेगी, ये बात है। तो उस टाइम पर भी सेंट्रल जोन जो था वो ऑक्यूपाइड किन लोगों की वजह से था, या किन लोगों ने उस पर कब्जा करा हुआ था या बैठते थे वहाँ पर, तो वहाँ बैठते थे हाई रैंकिंग राजपूत बैठते थे, और फिर मिडिल रैंकिंग लोकल हिंदूज। जो सेंट्रल जोन था मार्केट का वो इन लोगों ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। फिर जो आउटर सर्किल होता था, जो ये बाहर की जगह होती थी, ये दे दिया जाता था किसको, ट्राइबल सेलर्स को और लोकल्स को, है ना। बाहर की जो जगह होती थी वो ट्राइबल्स को दे दी जाती थी। तो देखो, एक यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता था, दूसरा उनका जो प्रोडक्ट जितना उसका वैल्यू होता था उससे कम उसको देते थे, वहाँ पे भी एक्सप्लॉयट होता था। तो इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिली और हमने देखा कि वीकली मार्केट कैसे लगती थी और उसमें क्या क्या होता था और किस तरह से फिर चेंजेस आने शुरू हुए, और किस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो दिया गया था, वहाँ पर भी फिर हमें एक हायरार्की देखने को मिली। हायरार्की मेंटेन हो रही थी, और हायरार्की मेंटेन भी किन लोगों से हो रही थी, वही हाई रैंक हिंदूज, मिडिल रैंक हिंदूज, ठीक है। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है मार्केट का इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हु यूज द आइडिया ऑफ द इनविजिबल हैंड, लेक्चर शुरू हुआ था, हमने डिस्कस करा था, मैंने जब भी आपको बताया था इसमें से कौन है, एडम स्मिथ हमारे आंसर होगा इनविजिबल हैंड के लिए। आगे देखिए, डिस्ट्रिक्ट बस्तर इज पॉपुलेटेड मेनली बाय एन आदिवासी ग्रुप कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट बस्तर जो था, इसमें विलेज हमारा कौन सा था, धोराई विलेज था, है ना, और गोंड, हम लोगों को बताना है कि आंसर हमारा गोंड है, वहाँ पर गोंड आदिवासी ग्रुप जो हैं वो पॉपुलेटेड हैं। आगे देखिए, एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सचेंज एंड क्रेडिट वॉज और बिल ऑफ एक्सचेंज। जब हम वीकली मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो मनी बोले या क्रेडिट जो यूज़ होता था उस एक्सचेंज के लिए, वो क्या होता था, देखो, तो मनी तो नहीं, और डेबिट कार्ड भी उस टाइम नहीं था, क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, बचा क्या, हुंडी, हुंडी यूज़ होता था, ठीक। आगे,
इतना ही था आज के लिए। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।